तो हमारी बहस चल रही थी 2-3 दिन से, आपसे सवाल पूछने से पहले इस बात से। मैं आपकी साइड में हूँ सर, मैं बिल्कुल। मैं इनकी साइड में हूँ। देखिए भाई, मैं तो महिलाओं की साइड रहता हूँ हमेशा। नहीं सर, मैं महिला और पुरुष नहीं तो देख रहा हूँ, मैं एक चेतना की तरह देख रहा हूँ कि दोनों चेतना, दोनों बराबर हैं बिल्कुल। कहते हैं स्त्री अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा तो तब है ना जब वो अन्न पहले स्वयं अर्जित करा हो। सच में अन्नपूर्णा बनी है ना। उनकी सैलरी पता लगा कि उनके हस्बैंड के खाते में जा रही है और वो 10 रुपये अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते हैं। सर मैं मतलब बहुत कभी कुछ सामने आई नहीं, कभी कुछ बोला नहीं। हालांकि मैं काम करती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल है, काफ़ी अच्छा सब कर लेती हूँ, कमा लेती हूँ, लेकिन ऐसे घर में भी दब 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 कर रहने की। ये सब तो भारतीय महिला को बना दिया गया, थी नहीं ऐसी। तो आप कहते हैं कि हर लेडीज़ को काम करना चाहिए, तो मेरी सहमति आपसे इस बात पे नहीं बनी कि हर लेडीज़ को जैसे। सर नमस्ते। सर आपने पीछे एक एक्टिविटी दी थी कि आपकी किसी बात से हम सहमत नहीं हैं तो बताइए। तो मेरी इस बात पे सहमति नहीं बनी। जैसे मैं गृहिणी हूँ, पर मैं अपना जीवन सत्य के साथ जीती हूँ अधिकतर, तो पावरफुल महसूस करती हूँ अपने आप को। पर मैं जो बाहर जगत में वर्किंग लेडीज़ को देखती हूँ, उन लोगों को भी देखती हूँ कि बहुत दबी हुई ज़िंदगी या डर डर के कंप्रोमाइज़ करके जीते हैं। तो आप कहते हैं कि हर लेडीज़ को काम करना चाहिए, पर मैं कहती हूँ जो काम करने वाली लेडीज़ को देख रही हूँ, मैं अपने से नीचे पाती हूँ उन लोगों को। तो मैं तो नॉन वर्किंग होते हुए सत्य के साथ अच्छा जीवन जी रही हूँ। तो मेरी सहमति आपसे इस बात पे नहीं बनी कि हर लेडीज़ को जैसे। तो मेरा कहना है कि सत्य के साथ अगर आप जी रहे हो तो इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग का शायद कोई फ़र्क ना पड़े। वर्किंग नहीं होता, स्वावलंबन होता है। स्वावलंबन घर वाली भी हो सकता है, काम करती है। वर्किंग माने कामकाजी तो वो भी है, स्वावलंबन। रही बात काम करने पर भी दबे होने की, तो वो जो बाहर काम करती हैं, अगर वो दबी हुई हैं तो उनसे ज़्यादा तो मैं दबा हुआ हूँ। मैं भी खूब दबा हुआ रहता हूँ, खूब तनाव में रहता हूँ। तो इससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि जो लोग घर में रहते हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हो गए। सत्य अर्जित करना पड़ता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग की बात नहीं है। स्वावलंबन समझती हैं ना। बाकी आपको खुद देखना है, मैं इसमें क्या बताऊं। अपने जीवन के जो तथ्य हैं वो आपको स्वयं ही समझने पड़ेंगे अच्छे से। गृहिणियों का सम्मान है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन गृहिणी होने का तथ्य क्या है ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा अपने जीवन में। जो शरीर है ना, ये शरीर भौतिक है और इसको चलाने के लिए भौतिक संसाधन चाहिए होते हैं। रोटी मेटाफिजिकल तो नहीं होती ना, यह होती है? आज तक किसी ने अलौकिक पराभौतिक रोटी देखी है क्या? रोटी रोटी कैसी होती है? फिजिकल। और हर फिजिकल चीज़ पैसे से आती है। अगर शरीर ही चलाने के लिए वो जो पैसा है वो अपना नहीं है तो काहे की मुक्ति? कौन सी मुक्ति? जब मैं वर्किंग बोलता हूं तो ये नहीं आशा होता कि करियर बनाओ और करोड़ों कमाओ। मैंने बार बार बोला है कि कम से कम इतना तो कमाओ कि अपनी रोटी खुद खाओ। और मुझे बहुत अभी ये बोलते हुए संभल के कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो गृहिणियाँ आहत जल्दी हो जाती हैं। आपको नहीं कह रहा हूँ, सामान्यतया। तो कहेंगे हम भी जो घर का काम करते हैं उससे भी तो हम भी तो कमाते ही हैं, उस काम की भी तो वर्थ है ना, वैल्यू है। तो मैं कहता हूँ अच्छा एक बात बताओ, आप जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो वो कितने की है? तो वो निकल के आता है वो महीने के 1.5 लाख की है कम से कम। सारे जितने खर्चे हैं मिला लो, जिस घर में रह रहे हो उस घर में रहने का किराया ही न जाने कितने हज़ार है। तो फिर मैं पूछता हूँ अच्छा आप जो फिर घर में काम करते हो उसकी क्या वैल्यू है?
तो उसका ईमानदारी से जब आकलन असेसमेंट होता है तो पता चलता है वही काम अगर किसी और से कराएं तो 5, 10, 15 हज़ार में हो जाएगा। तो ये मामला बराबरी का तो नहीं बैठा ना। मुझे माफ़ करिए बुरा लग रहा हो। आप जो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हो वो महीने के 1,00,000 1.5 लाख से नीचे की नहीं है। आप घर में जो काम कर रहे हो वो 5, 10, 15 हज़ार का है, और उसका प्रमाण ये है कि लगा लो किसी बाहर वाले को, उतने में वो काम कर देगा। तो फिर ये बात असम हो गई ना, विषम हो गई, बराबरी की नहीं बैठी। फिर मुक्ति थोड़ा पेचीदा मसला हो जाता है कि नहीं हो जाता। और ऐसा नहीं कि वो जो बैलेंस है उसका आप भुगतान करते नहीं, भुगतान तो सबको करना ही पड़ता है, पर दूसरे खाते से होता है फिर भुगतान। अगर महीने के 1 लाख की आपकी लाइफस्टाइल है और जो आप काम करते हो वो मुश्किल से 10-1 हज़ार का है, तो जो 90 हज़ार है उसका भी भुगतान तो आप कर रहे हो, पर दूसरे खाते से कर रहे हो। मैं नहीं चाहता उस दूसरे खाते से भुगतान करो। मैं चाहता हूँ मामला सब नंबर 1 के लेन देन का हो। जब नंबर 1 में नहीं लेन देन होता तो किस खाते से होता है? नंबर 2 वाले खाते से। ये काला धन अच्छी बात नहीं होती ना। ज़्यादा बेहतर ये है कि सब कुछ नंबर 1 में ही लेन देन हो। यही कह रहा हूँ मैं कि 1 लाख का अगर आपका भोग है तो 1 लाख चुकाओगे तो है ही। ब्लैक मनी में क्यों चुका रहे हो? वाइट में चुकाओ ना सब। आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। वाइट में क्यों नहीं भुगतान करते इज्जत के साथ? ब्लैक में करोगे तो छुपा छुपा के करना पड़ता है, मानना भी नहीं पड़ता समाज के सामने कि ऐसे भुगतान किया है। जो ब्लैक में आपने पैसा दिया किसी को बता सकते हो? खुले में करो जो है। फिर आहत कर रहा हूं तो क्षमा करिएगा, मेरा कोई इरादा नहीं, और हो सकता है मैं पूरी तरह गलत हूं। मैं गलत हूं तो मैं स्वीकार करने मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं गलत हूं, क्योंकि आपकी बात है, आपका दिल ही जानता है सच्चाई क्या है उसकी। मैं गृहिणी नहीं हूं तो मैं कितना भी कह लूं, मैं बाहर बैठ करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अनुमान ही लगा रहा हूँगा। भले ही मैंने कितना भी देखा हो, फिर भी मैंने उस बात को जिया तो है नहीं। तो हो सकता है मैं गलत हूं। मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पर मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया। देखिए, ये बहुत बार पहले भी बोला है, फिर बोले देता हूं, देयर आर नो फ्री लंचेस। इस जगत में कोई बहुत स्वार्थी हो सकता है, कोई कम स्वार्थी हो सकता है, पर सब रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, ये नियम है। तो कोई आपको बैठा करके 1 लाख की लाइफस्टाइल मुफ्त में नहीं देगा। आप भुगतान तो कर ही रहे हो। ये आपने जो अपने लिए एक स्वार्थवश कल्पना महल बना रखा है ना, कि वो तो मुझसे सब इतना प्रेम करते हैं कि मुझे फ्री में सारी लग्जरीज दे रहे हैं, या जो भी मुझे दे रहे हैं। कोई किसी से प्रेम के नाते कुछ नहीं देता। प्रेम तो सिर्फ ये जानते हैं या तो संत या तो ज्ञानी। पति पत्नी कहां से प्रेमी हो जाते हैं भाई? पति पत्नी में तो रिश्ते की शुरुआत ही स्वार्थ से होती है। आप जब लड़की देखने जाते हो, ये देखने जाते हो किसका कल्याण कर दूं, शुरुआत ही स्वार्थ से होती है कि दिखने में कौन सी बढ़िया है, भोगने में कौन सी बढ़िया है। लड़की तो विशेषकर ऐसे ही देखी जाती है कि भोगने में मस्त रहेगी कि नहीं रहेगी। शुरुआत ही स्वार्थ से है। लड़की भी यही देखती है, कमाता है कि नहीं कमाता। आप किसी निठल्ले बेरोजगार से शादी करोगी क्या? करोगी? एकदम ऐसे ही घूम रहा है वो, कुछ नहीं, ना अता न कमाने का, ना कहीं कुछ बसने का, करोगी? आप भी स्वार्थ देख के ही विवाह करती हो। जब शुरुआत ही स्वार्थ से हो रही है तो आगे भी स्वार्थ ही चलता होगा ना। तो कोई आपको घर बैठा के मुफ्त क्यों खिला रहा होगा, पागल? कि खिला सकता है कोई किसी को घर बैठा के? पर सबको यही मानना है, नहीं तो मुझसे तो इतना प्यार करते हैं कि मुझे फ्री में सब दे देते हैं।
हाय रे, फ्री लंच क्या, फ्री डिनर भी मत लो। ये जो डेट वगैरह पे जाते हो, अब ये बात आपसे नहीं, जो बाकी कम उम्र की महिलाएं उनसे बोल रहा हूँ, लड़कियां मिलने जुलने भी जाओ साधारण, तो वहां भी अपना पैसा खुद चुकाओ, किसी से 1 रुपया मत लो। देने की क्षमता रखो, बल्कि अपना भी दूंगी और तुम्हारा भी दे दूंगी, ले लो। 1 रुपया नहीं लेना है किसी से, न पति से, न प्रेमी से, न पिता से, किसी से नहीं लेना 1 रुपया। पर ये बड़ी बुरी आदत पाल ली है, खासकर भारत में। हमने, दुनिया भर में है, भारत में थोड़ी ज्यादा है, कि लड़की माने ले लेगी, ले लेगी। कोई तुम्हें काहे को देगा कुछ मुफ्त में। अभी एक का आया, बंदे का, लड़के का, वो बोला आप इतना ज़्यादा इनका स्त्रियों का पक्ष लेते हैं, आपको पता है मेरे घर में क्या चल रहा है। मैंने कहा क्या। बोल रहा है आप ऐसे बोलते हो जैसे लड़के दहेज के लोभी होते हैं। मेरी बहन का ब्याह हो रहा है और वो लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। बोले आप हर बार ऐसे दिखाते हो जैसे लड़के ही बिल्कुल कुत्ते होते हैं और उनको दहेज चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है। मेरी बहन की शादी हो रही है और मेरी बहन ने अभी घर में क्लेश कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। मैंने कहा क्यों। बोलती है, वो कहती है ऐसे ही तो मेरी इज्जत बढ़ेगी ससुराल में। मैंने कहा वो भी नहीं समझ रही है, देयर आर नो फ्री लंचेस। यहाँ पे ले लेगी बहुत सारा दहेज, नतीजा बस ये होगा कि पिता की संपत्ति में से हिस्सा नहीं पाएगी। और ये खूब होता है, दहेज दे दिया, अब तुझे संपत्ति में हिस्सा क्यों चाहिए। तो ले दे के मुफ्त तो आपको कुछ भी नहीं मिला ना। आपको ही पिता की संपत्ति में कानूनन जो हिस्सा मिलना चाहिए था, वो हिस्सा आपने गंवा दिया। जब आप वो हिस्सा मांगोगे तो भाई लोग कहेंगे ये जो हिस्सा है ये सारा तो तू पहले ही ले जा चुकी है अपने दहेज में, अब काहे को मांगने आई है। मुफ्त तो कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। ये भ्रम आपने क्यों पाल लिया कि कोई भी आपको मुफ्त में कुछ दे देगा। बहुत खुश हो जाते हो लेकिन गिफ्ट मिल गया मुफ्त का, अरे मत लो। और अगर ले रहे हो तो उतने का ही फिर वापस भी दे दो। तूने इतने का दिया, इतने का वापस भी ले ले। और ये तो करो ही मत कि न नौकरी है न चाकरी है, ब्याह करके बैठ गए। मैं कैरियरबाजी करने को नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात सूक्ष्म में थोड़ा समझिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जा करके किसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट बने ज़रूरी है। मैं उस होड़ में पड़ने को नहीं कह रहा हूं। स्वावलंबन दूसरी बात होती है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उसके लिए बहुत नहीं कमाना होता, उसके लिए बस इतना कमाना होता है कि अपने साधारण खर्चों के लिए मैं किसी पर आश्रित न रहूं। ये दो चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से और दोनों को खत्म होना चाहिए, एक डाउरी और एक एलिमनी। और दोनों बहुत ही घटिया चीजें हैं और दोनों में ही स्त्रियों का ही पतन है। दहेज में भी स्त्री ही गिर रही है और अब पति से नाता तोड़ दिया फिर भी पति के ही टुकड़ों पर जी रही हो। यह भी कितनी घटिया बात है ना, एलिमनी। जिससे रिश्ता तोड़ दिया अब उससे पैसे भी क्यों लेने हैं, क्यों लेने हैं। रिश्ता था फिर तब भी कुछ स्वीकार कर सकते थे, अब तो एकदम ही तुमसे कुछ नहीं ले सकते, 1 रुपया भी नहीं ले सकते। अब रिश्ता नहीं है भाई। अपनी खुददारी की कुछ बात होती है कि नहीं होती है, लेकिन आदत लग गई है लेने की। और मैं कह रहा हूं ले आप सकते नहीं, दुनिया में कुछ भी मुफ्त मिलता नहीं, बस आपको पता भी नहीं होता आप भुगतान कहां से कर रहे हो। अच्छा, और बिल्कुल ऐसा बहुत बार होता है कि जो स्त्री थोड़ा बाहर निकलती है, कामकाजी बनती है, उसकी हालत बाहर से ज़्यादा खराब नज़र आती है। मैं मानता हूँ बिल्कुल ऐसा होता है। शुरुआत में ऐसा ही लगेगा क्योंकि वो बाहर का भी संभालती है, घर से भी वो जिम्मेदारियाँ कोई मुक्त तो हो नहीं जाती, तो वो दूने दबाव में नज़र आती है। उसका चेहरा आप देखोगे जुड़ा हुआ चेहरा होगा बिल्कुल,
दफ्तर का भी दबाव, घर का भी दबाव, और उसकी तुलना में आप गृहिणी का चेहरा देखोगे तो ज़्यादा शांत लगेगा, ज़्यादा संतुष्ट लगेगा, ज़्यादा सुसज्जित भी लगेगा, क्योंकि उसके पास समय है सज्जा वगैरह करने का। जो कामकाजी महिला है उसका तो आप उजड़ा चमन ही पाओगे। लेकिन इससे ये अर्थ नहीं हो गया कि जो घर में है गृहिणी वो अनिवार्यतः बेहतर स्थिति में है। काश कि ऐसे निस्वार्थ पति होते जो पत्नियों को निस्वार्थ भेंट दे रहे होते। अगर ऐसे हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है आप अपवाद हो, आपको ऐसा कोई देवतुल्य पति मिल गया हो, फिर तो मैं कुछ नहीं कहता। मैं कहता हूं मिले, सबको मिले, सब देवों को देवियां मिले, सब देवियों को देव मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना बाबा। कोई किसी को मुफ्त कुछ नहीं देने वाला। देता है कोई? फिर बल्कि कोई आपको कुछ दे और पैसे बता के दे तो गनीमत मानिए। ये सौदा खरा खरा है, जैसे दुकान में होता है, ये रहा माल, हाँ जी कितने का जी, 550 रुपये, ठीक। यहां बेईमानी नहीं हो रही है, माल भी दिया और दाम भी बता दिया। बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए जब कोई कहे ये ले लो और आप कहें दाम, तो कह जी दाम की क्या जरूरत है, वो अब आपसे 550 नहीं 5000 वसूलेगा। उसको पता है दाम न बता के 550 से ज्यादा मिलेगा, इसीलिए वो 550 वाला दाम बता नहीं रहा है। जो दाम न बताए उससे तो बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। कोई दाम ना बताए तो एकदम रख दीजिए, कहिए नहीं चाहिए अपने पास। और अगर देना चाहते हो तो जो सही सही दाम है बता दो, लिखित में बिल काटो और नंबर 1 में उसका भुगतान लो। पहले 10-1 साल पहले अद्वैत में एक काम करती थी, बड़ी हंसोड़ थी, बंगाल से। तो एक दिन वो हंसते हुए बोलती है, हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन लेड फॉर अ मसाला डोसा। हाफ ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन लेड फॉर अ मसाला डोसा। माने एक मुफ्त का डोसा खिला दो और ये कमरे में चलने को तैयार हो जाती हैं। अतिशयोक्ति कर रही थी, हंस के बोल रही थी, मजाक की बात थी, पर उस मजाक में भी एक सूक्ष्म तथ्य है। काय को मुफ्त का डोसा खाना रे? खिलाने की ताकत पैदा करिए, लो खुद भी खाएंगे, 3 जनों को और भी खिला देंगे। कहते हैं स्त्री अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा तो तब है ना जब वो अन्न पहले स्वयं अर्जित करा हो। सच में अन्नपूर्णा बनी है ना। मैंने कमाया, मैंने बनाया, अब सबको खिलाया, तब हुई ना आप अन्नपूर्णा। और मैं बिल्कुल तैयार हूं कि मैंने एक एक बात जो बोली है वो गलत है, तो बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे ही हूं। सर मेरा प्रश्न एक्टिविटी में भाग लेने का था। और भी इसके पक्ष होते हैं ना। कमाना सिर्फ कमाना नहीं होता, कमाने के लिए थोड़ा दुनियादारी समझनी पड़ती है। कमाने बाहर निकलो तो उसके साइड बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, जानता हूं। दुनियादारी की चक्की में पड़ो तो आदमी पिसता भी है, समझता हूं इस बात को। लेकिन अगर घर से बाहर निकलो तो उसके लाभ होते हैं। थोड़ा सड़क की धूल खाओ, थोड़ा आटे दाल का भाव पता चले, थोड़ा देखो दुनिया कैसी कुटिल कपटी है, देखो दुनिया में कैसी जोड़ तोड़ चलती है। ये सब जब जानोगे, रंग महल के तौर तरीके, ढर्रे, तभी तो दिखाई देगा ना कि जाल कैसे बुना जाता है और कैसे फेंका जाता है, तभी तो बच पाओगे। अगर घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो दुनिया का क्या पता चलेगा? ये चलेगा? तभी कदर भी कर पाओगे। घर में बैठे ही रहने से एक तरह की डम्बनेस आ जाती है, वो भोलापन नहीं होता, वो डम्बनेस होती है। कुछ ना आता ना पता, बस घर में है और घर की दुनिया अपनी, छोटा सा घोंसला, और बहुत हुआ तो टीवी।
दुनिया में थोड़ा संघर्ष करना चाहिए। कितना करना है वो आप तय करिए, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। पर मेरी विनम्र राय ये है कि थोड़ा सा दुनिया में जाके प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं ठीक से मतलब अपनी बात क्वेश्चन को शायद नहीं बोल पाऊँगी। सर मैं मतलब बहुत कभी कुछ सामने आई नहीं, कभी कुछ बोला नहीं। हालांकि मैं काम करती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल है, काफ़ी अच्छा सब कर लेती हूँ, कमा लेती हूँ, लेकिन ऐसे घर में भी दब 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 कर रहने की, फैमिली में भी, ससुराल में भी, तो हिम्मत ही नहीं होती है कुछ बोलने की। और वहाँ भी ऐसा कुछ गर्ल्स के साथ रहना रहता है तो कुछ ऐसा भी है नहीं कि किसी का कुछ सामना करना है, तो बहुत मैं बोल नहीं पाती हूँ। थोड़ा सा हम पैदा होते हैं और बाकी बहुत सारा हम बनाए जाते हैं ना। आप थोड़े ही चुप रह जाती हैं। आपकी माता जी, उनकी माता जी, उनकी दादी जी, उनकी दादी जी, उनकी परदादी जी, उनकी भी पर सब चुप रहे हैं, वो सब आप में मौजूद है। आप इतनी सी हैं और बाकी सारा इतना क्या है, अतीत, जो हमारे भीतर सर्जिकली इम्प्लांटेड। उसको हम संस्कार बोलते हैं। आप अमेरिका में रहती होती तो आप ऐसी थोड़ी होती, और अगर आप अफ़गानिस्तान में होती तो ये सवाल पूछने के लिए भी यहाँ नहीं बैठी होती। स्त्री की स्थिति के मामले में भारत अमेरिका और अफ़गानिस्तान दोनों के बीच में कहीं पर है। पुरानी चीज़ें एक रास्ते से आपके भीतर आई हैं, उन्हीं रास्तों से दूसरी चीज़ों को भीतर प्रवेश कराइए। ठीक है, कढ़ाई पर चीज़ें चिपक गई होती हैं तो उनको हटाने के लिए भी कढ़ाई में कुछ और डालना ही पड़ता है। पहले कुछ डाला था, वो चिपक गया, अब कुछ डालेंगे जिससे चिपकी हुई चीज़ हट जाएगी। यही करते हो ना? जी सर, बहुत हिम्मत आई है, आपको सुन रही हूँ 1 साल से लगभग, तो बहुत। और चार शिविरों में भी जा चुकी हूँ, ऋषिकेश, एक बार गोवा, और ये दिल्ली में तीसरा है। बहुत तो बहुत आत्मबल बढ़ रहा है। आत्मबल बढ़े जी और जितना हो सके दूसरों की मदद करिए। जी सर। जी आप अकेली नहीं हैं, और न जाने कितने हैं ना, जी। उन तक सब तक हाथ पहुंचाइए जितने भी तरीके से हो सके। सीमित तरीके से हो सके तो सीमित तरीके से ही सही। जी ठीक है, प्रयास करिए कि सब तक बात पहुंचे, समझ आए। बाकी जो होगा सो हमें क्या पता क्या होगा। पौराणिक काल से पहले भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत अलग होती थी। जिसको आप आज की सांस्कृतिक स्त्री कहते हो ना, ये वैदिक स्त्री नहीं है। ये सब कुछ शुरू हुआ है भारत में 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद से, जब से पौराणिक काल शुरू हुआ है। पहले पौराणिक काल शुरू हुआ, फिर पश्चिम की दिशा से सब आक्रांता आने लग गए। इन सब ने मिलकर वो खड़ी कर दी है जिसको आप आज की भारतीय संस्कृति बोलते हो। जो अगर आप धर्म की ही बात करोगे तो जो भारत की वैदिक महिला है वो बहुत अलग है आज की महिला से। रुख रवैये में, चाल ढाल में, वेशभूषा में,
ज्ञान में बहुत खुला हुआ देश था भारत, बहुत बहुत खुला हुआ देश था भारत। ये सब चीज़ें कि स्त्री बोल नहीं सकती, जान नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, ताकत नहीं रख सकती, अधिकार नहीं मांग सकती, ये सब तो 3 जगहों से आया है। भीतर से देखो तो पुराणों से, जिसको आप स्मृति शास्त्र बोलते हो पूरा। हमने एक बार इस पर विस्तार में बात करी थी कि श्रुति और स्मृति, याद है? तो ये आया है स्मृति शास्त्र से, जो कि वेदों के बहुत बहुत बाद का है। ये भी नहीं कि 100-200 साल बाद, बहुत हजारों साल बाद का है। ये आया है स्मृति शास्त्र से, जिसमें ये सब आपकी स्मृतियां आती हैं और पुराण आते हैं, वहां से आया है भीतरी तौर पर। और बाहरी तौर पर आया है आक्रांताओं से, जो अफगानिस्तान की दिशा से, तुर्की की दिशा से, अरब की दिशा से वो अपनी संस्कृति लेके आए, और चूंकि युद्ध में वो जीते तो उन्होंने अपनी संस्कृति भारत के ऊपर भी लाद दी। और उसके बाद अंग्रेज़ आए, उनकी भी अपनी एक उस समय पे विक्टोरियन सेंसिबिलिटीज़ होती थी। उनके यहाँ भी महिलाओं को कोई बहुत ऊंचा स्थान थोड़ा ही था। बहुत सारे विकसित मुल्क हैं अमेरिका जैसे, जिनमें महिलाओं को बराबरी का हक अभी हाल में मिला है। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हो चुकी हैं, अब महिलाएं हो चुकी हैं ना। अमेरिका में आज तक कौन? तो जो पश्चिम से संस्कृति आई और जो अरब से संस्कृति आई, ये दोनों ही प्राचीन भारतीय संस्कृति की अपेक्षा बहुत संकीर्ण थीं। और इस कारण महिलाओं का वो हाल हो गया है भारत में जो आज आप देख रहे हैं। और इसके अलावा हमने कहा है कि भारत के ही भीतर से ये एक पौराणिक धारा निकल पड़ी, उसमें भी महिलाओं का खूब दमन है। नहीं तो आप अगर वेदों के पास जाएंगे या ऐतिहासिक दृष्टि से, बिल्कुल शुद्ध तथ्यात्मक ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप ईसा पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे बहुत खुला मामला था। आप जितनी कल्पना नहीं कर सकती उससे ज़्यादा खुला मामला था। विचार की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता सब थी महिलाओं के पास, और पूरा उसका उपयोग करती थी। हम नहीं कल्पना कर सकते उस समय पर कि महिला ऐसी है कि ये सब तो भारतीय महिला को बना दिया गया, थी नहीं ऐसी। तो इसलिए वेदांत है। वेदांत महिला को उसकी आवाज वापस लौटाता है। वेदांत महिला को महिला से ज्यादा मनुष्य बनाता है। आ रही बात समझ में? और तुर्रा यह है कि आज हम जिसको अपनी संस्कृति बोलते हैं और बार बार बोलते हैं कि हमें भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है, वो वास्तव में भारतीय संस्कृति है ही नहीं। वो तो आक्रांताओं की संस्कृति है जो कि आपके ऊपर थोप दी गई, आपने उसे स्वीकार कर लिया और अब आप भ्रमवश उसको ही अपनी संस्कृति समझते हो और नारे लगाते हो कि मुझे तो महान भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है। आप जिसको अपनी संस्कृति बोल रहे हो वो आपकी है ही नहीं। आपको वास्तव में अपनी मौलिक संस्कृति जाननी है तो पीछे और पीछे जाइए, पुराणों से थोड़ा पीछे जाइए। पुराण सब ईसा काल के बाद के हैं और कुछ पुराण तो बिल्कुल अभी के हैं, सिर्फ कुछ 100 साल पहले के।
आपको मौलिक रूप से अगर भारतीय महिला की स्थिति जाननी है तो ईसा पूर्व जाइए, बहुत बेहतर स्थिति पाएंगे आप। हो सकता है एकदम समानता न पाएं, लेकिन फिर भी आज की दुर्दशा से बहुत बेहतर स्थिति पाएंगे। और रही सही कसर मनुस्मृति आदि ने पूरी कर दी। ये पुराण और स्मृति, ये दोनों मिल करके स्मृति साहित्य कहलाते हैं। इन्हें शास्त्र नहीं कहा जाता, ये साहित्य हैं। पुराण और स्मृति मिल करके कहलाते हैं स्मृति साहित्य। शास्त्र माने सिर्फ श्रुति होता है, श्रुति माने वेद वेदांत। एक ये बड़ी भारी भूल हो गई भारत में कि स्मृति को ही शास्त्र बोलना शुरू कर दिया, तो पुराणों को शास्त्र बोल रहे हैं, मनुस्मृति को शास्त्र बोल रहे हैं। ये नहीं शास्त्र हो जाते भाई। शास्त्र माने सिर्फ वो जहां बात बस आत्मज्ञान की हो रही है, अहम और आत्मा, जिसके ये प्रतिपाद्य विषय हो उसको शास्त्र बोलते हैं। जहां बात मिथ की है और समाज की है और सामाजिक नियमों की है, वो शास्त्र थोड़ी कहलाएगा। कि राजा को प्रजा का संचालन कैसे करना है, इसको शास्त्र थोड़ी बोल सकते हो। कि फलाना अपराध करने पर कैसी कैसी सजा मिलनी चाहिए, ये शास्त्र थोड़ी हो गया। कई प्रकार की कहानियां जिनका अर्थ मात्र सांकेतिक हो सकता है, कथाएं, उनका संकलन शास्त्र थोड़ी ही हो गया। श्रुति शास्त्र है। और वेदांत महिलाओं का बहुत अच्छा मित्र है, क्योंकि वो कहता है कि देह से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आप चेतना हो जो मुक्ति की अभिलाषी है, चेतना मात्र हो आप और मुक्ति चाहिए आपको, तो आपकी आयु क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लिंग क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जाति क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बातें देह की हैं, देह से हमें कोई लेना देना नहीं। वेदांत आपको चेतना मात्र के तौर पर देखता है और कहता है आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है मुक्ति। सब चेतनाएं हैं, सबको मुक्ति चाहिए बस। समझ में आ रही है बात? गाड़ दीजिए खूंटा। आचार्य नमस्ते। आपसे जुड़ने के बाद में मुझे लगा कि दो गलतियां मेरी हुई हैं इसमें। एक तो ये कि मुझे ये जीवन जो है आसन लाइफ के लिए नहीं है, और मैंने शादी जो करी थी आसन लाइफ के लिए की थी कि नॉन वर्किंग से कि लाइफ आसान रहेगी। और अभी पता लगता है कि जीवन हमारा आसान लाइफ में हमारा बहुत मेहनत करने के लिए है, सही से मेहनत करने के लिए है, और निस्वार्थ निष्काम होकर के काम करने के लिए है। दूसरा, स्त्री हो या पुरुष हो, हमें इससे ऊपर जेंडर इरेलेवेंट होना है, वो भी आपने बताया। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और रेलेवेंट में मुझे लगा कि जेंडर रेलेवेंट होना बड़ी बात है, हमें जेंडर रेलेवेंट होना चाहिए। मेरा यहाँ पर ये कहना, मैं आज भी इनसे ये कह रहा था कि तुम काम कर रही हो, हम बहुत अच्छे दीजिए, लेकिन आज हो सकता है तुम डॉक्टर होती, तुम पढ़ती पहले कहीं पढ़ाई में तुम्हारा रुझान होता उस तरीके से, बीए किया इन्होंने बीकॉम, लेकिन एक जाति बीकॉम करके कुछ कर सकती थी आगे और अच्छा हो सकता था, है ना। यू कुड हैव बिकम ए बेटर डॉक्टर देन मी, है ना, मेरे से भी अच्छे डॉक्टर हो सकते थे। तो हमारी बहस चल रही थी 2-3 दिन से, आपसे सवाल पूछने से पहले इस बात से। मैं आपकी साइड में हूँ सर, मैं बिल्कुल, मैं इनकी साइड में हूँ। तो
और मुझे मालूम है कि आपके साइड होने से भी इसको ये बुरा नहीं मानेंगे इस बात को कि भाई नहीं, बात यहाँ उसकी आ रही है। देखिए भाई, मैं तो महिलाओं की साइड रहता हूँ हमेशा। नहीं सर, मैं महिला और पुरुष नहीं तो देख रहा हूँ, मैं एक चेतना की तरह देख रहा हूँ कि दोनों चेतना, दोनों बराबर हैं बिल्कुल। लेकिन लेकिन सर यहाँ मैं ऐड करूँगा कि हमारी जो सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं वो अभी उसके लिए परिपक्व नहीं है। इनका सवाल कहाँ से आया इन्होंने वो नहीं बताया अभी तक। मैं बता देता हूँ, इनके ये कई लोगों को जानती हैं जो जैसे वो स्वावलंबित हैं, स्वावलंबन है उनको, मतलब काम कर रही हैं, ऑफिस में पढ़ा रही हैं, स्कूल में। उनकी सैलरी पता लगा कि वो उनके हस्बैंड के खाते में जा रही है और वो 10 रुपये अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर हैं सर, मैं जानता हूँ कि जो डॉक्टर होने के बाद भी उनकी जो लाइफ है ना इतनी गई गुजरी है, अपना ससुराल में हस्बैंड के सामने किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। और एक नहीं सर, अनगिनत को हम जानते हैं। ये सवाल उनका वहाँ से उठा है। ठीक ठीक, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये एकदम बहुत संबंधित और इसमें प्रासंगिक पक्ष है। देखिए, मैंने बहुत बार बोला है, बाहर की स्वतंत्रता काम नहीं आती जब तक भीतरी स्वतंत्रता ना हो। आज बाहर की स्वतंत्रता के लिए आपको बहुत चीज़ें मिल गई हैं। सबसे पहले तो कानून आपके पक्ष में है। देश का जो सबसे बड़ा कानून है संविधान, वही महिलाओं के पक्ष में है। उसके बाद पिछले कई दशकों में एक के बाद एक कई कानून बनते गए हैं जो महिलाओं को कई तरीके से सुरक्षा भी देते हैं और मदद देते हैं। बाहर वो सब चीज़ें हैं आपके पक्ष में। शिक्षा आपके पक्ष में है। आज कोई बच्चा अगर सच में शिक्षित है तो उसको ये भी सिखाया जाता है कि महिलाओं को बराबरी से देखो, सम्मान से। मीडिया आपके पक्ष में है। पहले गुनाह बहुत सारे सिर्फ इसीलिए छुपे रह जाते थे क्योंकि कोई बोलने बताने वाला नहीं था। आज मीडिया है। मीडिया नहीं तो सोशल मीडिया है। कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो, कोई भी रिकॉर्ड करके डाल देगा तो बात वो सामने आ जाती है। तो बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं जो महिला के पक्ष में है आज, लेकिन भीतर महिला अगर आज भी बंधक हो तो बाहर जो स्वतंत्रता मिली है वो किसी काम की नहीं रहती, बल्कि बाहरी स्वतंत्रता का दुरुपयोग और हो जाता है। ये भी तो एक तथ्य है ना कि दहेज विरोधी और महिला उत्पीड़न विरोधी कानूनों का सहारा उठा करके बहुत सारी महिलाएं पुरुषों पर एकदम फर्जी मुकदमे डालती हैं और उनका शोषण करती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाहर तो आपको स्वतंत्रता का माहौल मिला, लेकिन भीतर से आप अभी भी गुलाम हो। कहीं देह के गुलाम हो, कहीं लोभ वगैरह के, वही जो 3 चीज़ें होती हैं, शरीर समाज संयोग, आप उसके अभी भी भीतर से गुलाम हो। तो बाहर की स्वतंत्रता या तो काम नहीं आएगी या फिर दुरुपयुक्त हो जाएगी। तो वो जो आप सारी बातें बोल रहे हैं कि महिला है वो काम खूब करती है लेकिन सारी तनख्वाह पति के खाते में जाती है, वो वही मसला है। बाहर तो मिल गई है आज़ादी काम भी करने की और अपना जीवन आगे बढ़ाने की, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह गुलाम है। फिर कोई बात नहीं बनेगी, एकदम बात नहीं बनेगी। और ये हम बहुत सारी अग्रणी महिलाओं के साथ भी होते हुए देख चुके हैं कि खिलाड़ी होती हैं और उनको पूरे तरीके से मुट्ठी में रखा होता है उनके आसपास के लोगों ने, कई बार घर वाले होते हैं, पति होते हैं। अभिनेत्रियां होती हैं, उनका सारा पैसा उनके माँ बाप के खाते में जा रहा होता है और पूरा उनका जो करियर और डिसीजंस हैं वो भी घर वाले ले रहे होते हैं। तो आप हो सकता है कि एक सामाजिक हस्ती भी बन गई हो और तब भी आप भीतर से भयानक गुलाम हो। तो मैं जो बातें बोला करता हूँ, मैं उनसे बोला करता हूँ ना जो मेरे पास आते हैं। जो मेरे पास आते हैं माने वेदांत के पास आते हैं, तो मैं उनसे जो बात बोलता हूँ वो इस अनुमान पर, इस आधार पर बोलता हूँ कि वेदांत के पास तो वो हैं ही, माने आंतरिक स्वतंत्रता तो उनको अब धीरे धीरे मिल ही रही है। तो मैं कहता हूँ कि अब आप बाहरी स्वतंत्रता भी लीजिए, लेकिन जिसके पास आंतरिक स्वतंत्रता नहीं है उसको बाहरी दे दो तो वो उसके अपना और नाश ही कर लेगी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई हो। जो भीतर से अभी गुलाम है उसको बाहर आप अधिकार दे दो तो बंदर के हाथ में तलवार। समझ रहे? तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों।
बाहर के जो हक मिलने थे अब वो मिल चुके, बहुत हक मिल गए हैं महिलाओं को। पुरुष तो शिकायत करते हैं कि सारे हक महिलाओं को ही मिले हुए हैं कानून में, लेकिन भीतर से जो महिला की मुक्ति और तरक्की होनी है वो नहीं हो पाई है, वो होनी ज़रूरी है। और वो भी उन्हीं दो तरीक़ों से होगी जिसकी बात उपनिषद करते हैं, अविद्या भी चाहिए और विद्या भी चाहिए। ये दोनों जैसे जैसे स्त्री को मिलते जाएंगे वो भीतर से फिर स्वतंत्र होती जाएगी। और इसमें कोई शक नहीं कि भीतरी स्वतंत्रता बाहरी स्वतंत्रता से ज़्यादा मूल्य की होती है। जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ भी सकती है कि बाहर आपको परतंत्र होना पड़े, होता है, लेकिन अगर आप भीतर से आज़ाद हैं तो वो समय फिर धीरे धीरे कट जाता है। लेकिन अगर बाहर जीवन भर आप आज़ाद रहे और भीतर गुलामी ही है तो सारा व्यर्थ गया जीवन। बहुत आवश्यकता है अध्यात्म की महिलाओं को, बहुत बहुत आवश्यकता है। नहीं तो ये सारा सशक्तिकरण का कार्यक्रम सब व्यर्थ है, उल्टा पड़ेगा। पुरुषों ने ताने कसने शुरू ही कर दिए हैं। वो कहते हैं महिला को आज़ादी दो तो वो उद्यमी उपद्रवी हो जाती है, नाश कर लेती है अपना भी और दुनिया का भी। ये खूब कहने लगे हैं पुरुष अब। पुरुषों को ये अधिकार मत दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए। अध्यात्म बहुत ज़रूरी है और अध्यात्म से बहुत सारी महिलाएं बचती हैं, खासकर पढ़ी लिखी, क्योंकि उनमें ये धारणा डाल दी गई है कि धर्म ही उनकी बेड़ी है। हमारी जो कॉलेज की शिक्षा है ना, वो धर्म को महिलाओं की दुर्दशा का कारण बताती है। वो यही बताती है कि महिला इतनी परेशान दबी हुई इसीलिए रही क्योंकि धर्म ने उसको कर दिया। धर्म ने नहीं करा, विकृत धर्म ने करा। महिला का शोषण विकृत धर्म ने करा। वास्तविक धर्म तो मुक्तिदाता होता है ना। तो भीतरी मुक्ति के लिए अध्यात्म बहुत बहुत ज़रूरी है। उसको आप विजडम लिटरेचर बोल दीजिए, जो भी बोलना है। आपको शास्त्र बोलना अजीब सा लगता है, पुराने ढर्रे का लगता है, तो आप विजडम लिटरेचर बोल दीजिए, बोध साहित्य बोल दीजिए, लेकिन वो चाहिए, वो सब महिलाओं को चाहिए। सर एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि जो आज हम देखते हैं कि हम जैसे महिलाओं के लिए आपने कहा कि महिलाओं को बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन सर इसमें जब बात आती है कि जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं कितनी फैमिलीज को जानता हूँ कि जहाँ पर जो महिलाओं का शोषण हो रहा है उसमें जो महिलाएं हैं जो पुरुष के साथ हैं, उसके जो फैमिली वाले हैं वो उसमें ज़्यादा अग्रणी रहते हैं बजाय उस घर के पुरुष के अलावा, कि जो उसी घर के हैं वो ज़्यादा करते हैं। तो शायद ये उसी वही बात आती है फिर कि सभी के लिए फिर स्त्री या पुरुष जो भी है, क्योंकि चेतना उनको भी चाहिए, चेतना फिर जो शोषण कर रहे हैं वहाँ पर। आप यही कह रहे हैं ना कि ज़्यादा शोषण घर के पुरुषों द्वारा होता है। हाँ बिल्कुल, कि जो घर के पुरुष जो शोषण कर रहे हैं वो उनसे ज़्यादा उनकी उस घर की महिला करती हैं, क्योंकि वो अब घर की पुरुष हो गई हैं बजाय घर की महिला के, वो महिला नहीं रही, देखिए ये जो पूरा पैट्रियार्किकल सिस्टम है, पितृसत्ता, ये यूं ही नहीं चला है। दुनिया की आधी आबादी तो महिलाओं की है। अगर ये सिस्टम चला है तो इसलिए चला है क्योंकि इसमें महिलाओं का भी स्वार्थ है। तो पितृसत्तात्मक सत्ता का, व्यवस्था का अर्थ ये नहीं होता कि उसमें बस जो पितृदेव हैं वही फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें मातृदेवी भी तो फ़ायदा उठा रही हैं, और मातृदेवी ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। इसीलिए पूरी पैट्रियार्की को आगे बढ़ाने में सबसे आगे तो महिलाएं ही हैं। आप अक्सर पाओगे कि महिलाओं की मुक्ति के लिए पुरुष ही ज़्यादा संघर्ष करता है और महिला को रोकने में महिला का ज़्यादा हाथ रहता है। अपवाद है बिल्कुल, कोई इसमें मैं नियम नहीं बता रहा हूँ, तर्क मत करने लगिएगा। तो जब तक महिला नहीं देखेगी कि इसमें जो अपना स्वार्थ देख रही है उसमें हानि ही है, तब तक वो यही कहेगी कि ये जो सब व्यवस्था चल रही है अच्छी ही है, चलने दो इसी सिस्टम को। इस व्यवस्था में उसको सुरक्षा मिलती है ना, वो घर की देवी बन जाती है। आगे का बाहर का जितना काम है धूल धक्कड़ का वो कौन करेगा? पुरुष करेगा। युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी किसकी? पुरुष की।
गटर में उतरने की जिम्मेदारी किसकी? दुनिया के खतरे के सारे काम करने की जिम्मेदारी किसकी? मैं महिला की दृष्टि से, जो स्वार्थी महिला है उसकी दृष्टि से बोल रहा हूं। वो कहती है बाहर के सारे झंझट पुरुष को उठाने दो ना। घर में है, घर का काम कर देते हैं तो घर में सुकून भी तो है, धूप भी नहीं है, धूल भी नहीं है। मुझे मालूम है ये तर्क ठीक नहीं है। मैं ये तर्क ये नहीं बता रहा हूं कि बहुत बढ़िया तर्क है। मैं बता रहा हूं ये तर्क दिया गया है महिलाओं की ओर से अज्ञान में। दुनिया में मनुष्य को जीने के लिए बहुत सारे खतरनाक काम करने पड़ते हैं, मेहनत के काम करने पड़ते हैं। महिलाएं उन सब कामों से बची रही हैं ना पैट्रियार्की में। तो ये स्वार्थ है महिला का पैट्रियार्की में। मैं कह रहा हूं ये स्वार्थ गलत है। आप बाहर के काम से बच गए हो, लेकिन फिर आप अपनी चेतना के उत्थान से भी बच गए हो। क्योंकि जो बाहर निकल के संघर्ष करेगा उसी का व्यक्तित्व तो बाहर से और भीतर से चमकेगा भी। जो घर में रहेगा वो भी संघर्ष करता है, पर वो सीमित संघर्ष है। देखो आप इस बात को मान लो। बार बार ये तर्क दोगे कि नहीं घर में हम बराबर का संघर्ष करते हैं, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना आपसे। बहुतों का ये तर्क रहता है कि तुम्हें क्या पता घर में कितनी मेहनत करनी होती है। मुझे कुछ फिर कहना ही नहीं। जो कभी कभी सड़क बनते हुए देखिए। अब आप बोलोगे कि मैं रसोई में जो आंच झेलती हूं और जो सड़क पे वो मजदूर आंच झेल रहे हो एक बराबर है, तो मैं तो नहीं मानूंगा आपकी बात। देखा है वहां कितनी जबरदस्त वो आग जल रही होती है। आप बोलो मेरी कढ़ाई की आग और वो आग बराबर है, तो मैं अब वो आग अगर पुरुष झेलेगा तो लाभ भी पुरुष ही उठाएगा ना। सेनाओं में अगर पुरुष ही आगे हैं, जान पुरुष दे रहे हैं, तो सत्ता भी फिर पुरुष के ही हाथ में। पुरुष कहेगा देश को तो मैं ही बचा के रखता हूं, तो सत्ता भी मेरे ही हाथ में होनी चाहिए देश की। वो गोली खाता है, वो जान देता है भाई, मजाक थोड़ी है। चीथड़े उड़ते हैं उसके। गंदा और खतरनाक दोनों ये काम है। ये जो मैन होल में, गटर में, सीवेज में उतरना पड़ता है और सफाई करनी पड़ती है, और समाज के लिए बड़ा ज़रूरी काम भी है। पश्चिम में तो मशीनें कर देती हैं, भारत में अभी भी मनुष्य करता है। मैंने तो नहीं देखा कोई स्त्री ये काम कर रही है। मैं चाहता भी नहीं कोई स्त्री ये काम करे। मैं नहीं चाहता कोई पुरुष भी ये काम करे। मैं चाहता हूँ विकास इतना हो जाए कि ये काम मशीन करे। पर मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, जब वो काम पुरुष करता है ना, तो फिर उस काम के नाते पुरुष को बहुत सारे अधिकार भी मिल जाते हैं। हल कौन चला रहा है? अब नहीं हल चलाता, अब तो ट्रैक्टर हैं, पर फिर भी तो फिर उपज पे उसको अधिकार भी मिल जाता है। यही सब देख करके बहुत सारी महिलाओं को लगता है जो सिस्टम चल रहा है वो बढ़िया है। सारे मेहनत के और खतरे के काम अधिकांशतः किसको करने दो? पुरुष को करने दो। तो फिर वो घर में बेबी बन जाती हैं। अब बेबी बनना सुरक्षा की दृष्टि से तो ठीक है, पर विकास की दृष्टि से बहुत गलत है। बेबी का कभी विकास नहीं हो पाता। वो बेबी रहती है जिंदगी भर। 80 साल की बेबी। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। तोड़िए इस व्यवस्था को। न स्त्री के लिए अच्छी है, न पुरुष के लिए अच्छी है। और ये व्यवस्था तब तक नहीं टूटेगी जब तक देह भाव रहेगा। इसलिए अध्यात्म आवश्यक है। वो आपको देह भाव से मुक्त करता है। घूंघट के पट खोल रे, तुझ
तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। घट घट में तेरे साईं बसत है, घट घट में तेरे साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे, कटु वचन मत बोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। धन जोवन का गर्व न कीजे, धन जोवन का गर्व न कीजे, झूठा पंचरंग चोल रे, झूठा पंचरंग चोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। शून्य महल में दिया जलत है, शून्य महल में दिया जलत है, आशा से मत डोल रे, आशा से मत डोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से रंग महल में, पिया पाए अनमोल रे, पिया पाए अनमोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे, बाजत अनहद ढोल रे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे। नमस्ते। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। मैं आचार्य जी के साथ 2022 से जुड़ी हुई हूँ और गीता सत्रों के साथ फरवरी 2023 से जुड़ी हुई हूँ। और जब से मैं आचार्य जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले खुद के बारे में जाना, खुद को देखना शुरू किया। पहले मेरी नजरें हमेशा बाहर ही देखती रहती थी, लेकिन अब मैं खुद को जानने लगी हूँ, खुद को समझने लगी हूँ, और जो भी मेरे पहले बेसिस थे उन सबको आचार्य जी ने तोड़ा, और उसके लिए मैं आचार्य जी की बहुत बड़ी आभारी हूँ। और जो आज की जो मेरी सीख है वो ये है कि समय सूचक है कृष्ण का, क्योंकि अगर अहम दुख में है, कष्ट में है, तो ये सूचना देता है कि कुछ है ऊंचा जिसकी ओर जाया जा सकता है, और उससे अलग होना ही दुख का कारण बन के हमारे सामने आ जाता है। और प्रकृति में अलग अलग प्रकार के संयोग होते हैं, लेकिन अगर हमें कृष्ण तक पहुंचना है तो हमें श्रम करना होगा, मेहनत करना होगा और जगना होगा, चैतन्य होकर आगे बढ़ना होगा। और जैसा कि आचार्य जी ने आज सत्र में बताया था
कि हाड़ मास के जीवन को तोड़ना ही, उसकी परेशानियों से बाहर निकलना ही सच्चा अध्यात्म है। तो यही चीज़ आज मैं स्वामी विवेकानंद की कोटेशंस की बुक है वो रीड कर रही थी। वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपको बाइंड नहीं करता किसी सोल से, किसी पारलौकिक वस्तु से, बल्कि स्पिरिचुअलिटी जो आपके बॉन्डेजेस हैं, जो आपकी लाइफ के बॉन्डेजेस हैं, उनको तोड़ने की बात करता है। सो ये आज के मेरे सत्र की प्रमुख सीख रही हैं। जी बताइए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सागरी, जामे दो न समाहि कबीरा, जामे दो न समाहि। धन्यवाद।